गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहाइव से एक स्टोरी द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल ये स्टोरी, इसका फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था और आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इस स्टोरी को लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। स्टोरी को आगे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने स्टोरी कहाँ तक पढ़ी थी। बच्चों, जो स्क्रीन पर आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये कैजिया की है, वो छोटी सी बच्ची की जो अपने पापा के साथ खड़ी हुई है। कैजिया बहुत छोटी सी बच्ची थी और वो अपने फादर से बहुत डरती थी। जब उसके फादर ऑफिस जाने से पहले उसके पास आते, उसको प्यार करते, तो वो डर जाती। लेकिन अगली जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि वो खिड़की में से अपने फादर की कार को जाते हुए देख रही है, तो इस वक्त उसको बहुत अच्छा लगता। उसकी दादी ने एक बार उसको बताया कि आपके फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है, तो उनके लिए कुछ एक गिफ्ट बनाओ। कैजिया को उसकी दादी एक सिल्क का टुकड़ा देती हैं, पीले रंग के सिल्क का एक टुकड़ा देती हैं और उससे कहती हैं कि वो पिन कुशन बनाए। बच्चों, पिन कुशन हम जान चुके हैं कि पिन कुशन क्या होता है। अब वो पिन कुशन में उसको जब कुछ भरना होता है तो उसको कोई सामान नहीं मिलता है। वो अपने फादर के पेपर्स को फाड़ कर उसके अंदर भर देती है और जब उसके फादर पेपर्स ढूंढते हैं, उनको नहीं मिलते हैं और पता चलता है कि यह काम कैजिया ने किया है, पेपर्स को फाड़कर पिन कुशन में भरने का, तो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और उसकी स्केल से पिटाई करते हैं। कैजिया बहुत रोती है। अब देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? He sobbed. Here's clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, Pat. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. बच्चों, इस पैराग्राफ में आप में देखेंगे कि दादी और उनकी ग्रैंड चाइल्ड के बीच में क्या बात हो रही है। दादी कहती हैं, दादी ने उसको एक शॉल में लपेटा और अपनी रॉकिंग चेयर, यानी जो चेयर होती, आराम कुर्सी होती है, उस पर वो बैठ गई और बच्ची को गोदी में रख लिया। अब वो सुबकते हुए बोलती है कैजिया कि भगवान ने पापा को क्यों बनाया है। दादी उसको पुचकारते हुए कहती हैं कि ये हैंकी लो साफ और अपना चेहरा और नोज़ को पोंछ लो और सोने चले जाओ। आप सब कुछ भूल जाओगे सुबह तक और मैं पापा को बता दूंगी, मैं सब कुछ पापा को समझा दूंगी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. Next time she saw him, she quickly put the both hands behind her back and red color flew into her cheeks. लेकिन बच्ची बिल्कुल नहीं भूल पाई। जब भी उसने अपने पापा को देखा तो उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए और उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे कर लिए। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. उनके पड़ोस में मैकडोनल्ड्स रहते थे, मैकडोनल्ड परिवार रहता था। उनके 5 बच्चे थे और वो अपनी कैजिया थी, वो अपने घर की फेंस की दरार में से उनको खेलते हुए देख रही थी। वो बच्चे सब पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। जो ये टैग गेम होता है, ये होता है पकड़म पकड़ाई। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the horse on him, and he tried to catch them laughing all the time. वो सभी बच्चे, जिसमें माओ सबसे छोटा बच्चा था, वो अपने पापा के कंधे के ऊपर बैठा था और उनकी 2 बेटियां उनके कोट के पॉकेट के चारों तरफ घूम रही थी और उसके बाद उनके 2 बच्चे पानी का पाइप लेकर खेल रहे थे। कैजिया इन सभी बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। देखिए, इस पिक्चर में आपको दिखेगा कि जो मैकडोनल्ड फैमिली है, उसमें जो पापा हैं वो अपने छोटे बच्चे को कंधे पे बैठाए हुए हैं और बाकी बच्चे नीचे खेल रहे हैं और बच्चों की चमकदार आंखें ये बता रही हैं कि वो बहुत खुश हैं इस तरह से। और देखिए, इसमें कैजिया है, वो अपने फेंस की दरार, क्योंकि छोटी सी बच्ची है,
फेंस के ऊपर से नहीं झांक सकती, तो दरार में से देख रही है अपनी नेबर की फैमिली को खेलते हुए देख. Then it was she decided there were different sorts of fathers. अब धीरे धीरे उसने अब ये निश्चय कर लिया कि हाँ पापा अलग अलग तरह के होते हैं. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक से एक दिन उसकी मम्मी बीमार पड़ गई और दादी और वो दोनों हॉस्पिटल गई. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook that was all right in the daytime. कैजिया को दिन में जो रसोईया एलिस था उसके साथ घर पे रहना पड़ा और दिन में तो ये सब कुछ ठीक था. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. लेकिन रात में जब एलिस उसको सुलाने लगी तो वह डर गई. What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा अगर मेरे को रात में सपना आया तो मैं क्या करूँगी? I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. उसने कहा कि जब दादी होती हैं और मुझे डरावना सपना आता है तो वो मुझे अपने बिस्तर पे सुला लेती हैं. You just go to sleep child, said Alice. Alice ने कहा तुम तो बस सो जाओ. Pulling off her socks, उसके मोजे उतारे. And don't you scream and wake your poor pa. लेकिन रात को चिल्लाना मत और अपने पापा को मत जगाना. But the same old nightmare came. लेकिन उसको रात को फिर वही सपना आया. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. While she could not move, could only stand still crying out. लेकिन उसको रात को वही सपना आया कि एक कसाई, बूचर मीन्स कसाई, अपने चाकू और एक रस्सी के साथ उसके पास आ रहा है और बड़ी अजीब सी भयानक हंसी हंस रहा है. इससे वह बिल्कुल नहीं हिल सकी और डर के मारे चीखने लगी दादी दादी. और जब वो घबरा कर जब उठी तो उसने देखा कि उसके पापा उसके पलंग के पास में खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक मोमबत्ती है. Oh, a butcher, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to his big bedroom. Newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. ओ बूचर अ नाइफ. वो बोली कि कसाई है और एक चाकू है, मुझे दादी की ज़रूरत है. तो उसके फादर ने ब्लू आउट द कैंडल को बुझा दिया, बेंड डाउन झुके एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स और बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया. और उसको गोदी में लिए हुए वो अपने बिग बेडरूम में बड़े सारे शयन कक्ष में आ गए. अ न्यूज़पेपर जो बिस्तर पर रखा हुआ था उन्होंने उसे अलग कर दिया. केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड और वो बच्चे को सावधानी से लिटा दिया. एंड ही ले डाउन बिसाइड हर और उसके वो बाजू में लेट गए. आधे सोए आधे जगे हुए और अभी भी बूचर्स की जो स्माइल थी उसको ऐसा लग रहा था बूचर मुस्कुरा रहा है. वो डर के मारे शी क्रैप क्लोज टू हिम. वो अपने पापा के नज़दीक आ गई और अपना सिर उनके हाथों के बीच में रख लिया. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट और बहुत ज़ोर से उनकी शर्ट को पकड़कर सो गई. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. अब उसको अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, वो चुपचाप लेटी थी. या रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स. मेरे पैरों से अपने पैर को रगड़ लो एंड गेट देम वार्म और उनको गर्म कर लो, सेड फादर ने कहा. देखिए बच्चों, इस पिक्चर में उसके पापा कितने प्यार से कैजिया को गोदी में लेकर बैठे हुए हैं. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. वो थके हुए थे और वो अपनी बच्ची के साथ सो गए. अब कैजिया के मन में एक बहुत अच्छे आनंदमयी एहसास हुआ. पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल. पापा इतने बड़े भी नहीं हैं. एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर. और वो अपनी दादी की तुलना में थोड़े कठोर हैं. बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. लेकिन जो ये कठोरता है ये अच्छी है.
एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड. और उनको रोज़ाना बहुत काम भी करना पड़ता है, शायद इसलिए वो मैकडोनल्ड की तुलना में ज़्यादा थक जाते हैं. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स. शी स्टर्ड सडनली एंड साइड. व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड हर फादर. अनदर ड्रीम. और उसने अपने मन में उठते हुए सभी चीज़ें थी उनको उसने फाड़ दिया, जो विचार थे उनको अलग कर दिया, और एकदम वो अचानक से हिल गई. तो उसके पापा ने कहा, क्या फिर से सपना देखा? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हैड्स ओवर ऑन योर हार्ट. अरे मेरा सिर तो आपके हृदय के ऊपर है. आई कैन हियर इट गोइंग. मैं आपके हार्ट की, हृदय की जो धड़कन है उसको सुन सकती हूँ. वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट. आपका दिल कितना बड़ा है फादर डियर. प्यारे पापा. देखिए बच्ची आखिर में अपने पापा के कितने क्लोज हो जाती है, और जब उनके दिल पर सिर रखकर सोती है तो उसकी धड़कन, अपने पापा की धड़कन को सुनती है, और फिर वो एहसास करती है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारे हैं. तो बच्चों, इस तरह से हमने ये स्टोरी को पढ़ा. अब ये सेकंड पार्ट के हम कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, What was Kezia's father's routine before going to his office after coming back from his office on Sundays? इसमें 3 बातें पूछी गई हैं कि कैजिया के पिता का ऑफिस जाने से पहले क्या रूटीन होता था, ऑफिस से आने के बाद क्या होता था, और संडे को क्या होता था. एंड द आंसर इज, ही यूज्ड टू किस कैजिया कैजुअली बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस. ऑफिस जाने से पहले वो कैजिया को प्यार करते थे. ही वुड आस्क फॉर न्यूज़पेपर्स एंड टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस. और ऑफिस से आने के बाद वो न्यूज़पेपर और चाय की मांग करते थे. ऑन संडेज और रविवार को ही वुड टेक रेस्ट, वो आराम करते थे. एंड ही वुड इंजॉय साउंड स्लीप ऑन द सोफ़ा, और वो सोफे पर गहरी नींद का आनंद लेते थे. Question number 2, in what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? दादी ने किस प्रकार से कैजिया अपने पिता को अच्छे से जाने, उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया? Kezia's answer is, Kezia's grandmother sent her to her father's room to have a nice talk with him. Besides, she asked her to make a gift of a pin cushion on her father's birthday. माता पिता से अच्छी समझ बनाने के लिए कैजिया की दादी ने कैजिया को अपने पिता के कमरे में बात करने के लिए भेजा, और इसके साथ साथ उन्होंने उसके पापा के बर्थडे पर उनके लिए गिफ्ट के रूप में एक पिन कुशन बनाने के लिए कहा. लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज कैजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी. किस प्रकार से कब कैजिया ने अपने पिता को एक सामान्य मनुष्य की तरह देखना शुरू किया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर है. वन नाइट कैजिया हैड अ नाइटमेयर विच मेड हर टू टेरिफाइड. एक बार कैजिया को रात में बुरा सपना आया जिससे वो बहुत डर गई. शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फियर. वो डर के मारे चिल्ला रही थी. व्हेन शी वोक अप, जब वो उठी, शी फाउंड हर फादर बिसाइड्स हर बेड विद अ कैंडल इन हिज हैंड. और जब उसने पाया कि उसके पापा हाथ में मोमबत्ती लिए उसके बाजू में खड़े हैं, ही आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वॉज. उन्होंने मामला पूछा. व्हेन ही केम टू नो अबाउट हर नाइटमेयर, जब उनको सपने के बारे में पता चला, ही ब्लू आउट द कैंडल. उन्होंने कैंडल को बुझाया, बेंड डाउन, झुक गए, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्ची को गोदी में ले लिया. He carried her to the big bedroom. वो अपने बेडरूम में ले गए. He laid her on the bed, और उन्होंने उसे बिस्तर पर, बेड पर लिटा दिया. Pulled the covers around her, और उसको अच्छे से चादर उड़ा दिया. Apart from this, he laid down beside her, और साथ में ही वो उसके पास में लेट गए. तो इस तरह से बच्चों हमने इस स्टोरी को पढ़ा, और इस स्टोरी पर बेस्ड हमने कुछ कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस देखे. उससे आपको इस कहानी का आइडिया हो गया. बच्चों, इस स्टोरी के अलावा यहाँ पर कुछ नरेशन की भी एक्सरसाइजेज हैं, तो हम जान लेते हैं नरेशन क्या होता है. नरेशन यानी कथन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन. नंबर 1 इज डायरेक्ट नरेशन एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट नरेशन. बात आती है डायरेक्ट नरेशन. When we report the exact words of the speaker without any change, then this mode of communication is direct speech. तो बच्चों,
वक्ता यानी जो स्पीकर है उसके वर्ड्स को हम वैसा का वैसा ही लिख दें तो वो कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस आई एम हंग्री इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस है और इसमें हमने ही यानी वह, उसने जो कहा उसको बिल्कुल उसी के शब्दों में लिखा है, तो ये स्पीच कहलाएगी डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में जब बदलेंगे तब आप देखिए, ही सेड दैट ही वॉज हंग्री, उसने कहा कि वो भूखा था। यानी अब हमने जो स्पीकर ने जो कहा था उसको हमने अपने शब्दों में लिखा है। जो आई एम हंग्री था वो चेंज हो गया ही वॉज हंग्री। तो ये स्पीच कहलाती है डायरेक्ट स्पीच, यानी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में लिखना इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। So we can say that there are two parts of direct and indirect speech. Number one is reporting speech or reporting verb, or number two is reported speech. Like we have a sentence, he said, comma, inverted comma begin, I will call you. नंबर वन ये तो एक इनडायरेक्ट स्पीच है। इसमें जो ही सेड है, ही सेड जो ही सेड है कॉमा से पहले, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। हमको ये इस क्लास में हमको यही सीखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें ही सेड, और आई विल कॉल यू ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो कुछ चेंजेस हो जाते हैं टेंस में, लेकिन आपको ये देखना है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कब होगा। तो आप जान गए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, लाइक हमारे पास नीचे सेंटेंस है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस आई एम वेरी बिजी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। तो इसमें जो ही सेड है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसमें ये पास्ट टेंस में है, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में इस तरह से परिवर्तन होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। लाइक पूरा जो प्रेजेंट टेंस है वो किस में बदल जाएगा? पास्ट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। विल है तो वो चेंज होगा वुड में, शैल होगा वो शुड में बदलेगा। बच्चों, इस तरह इस स्लाइड को आप कॉपी पे उतार लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, तो आप जब इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि ये टेंसेस में चेंज कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। तो देखिए इसमें नीचे जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदला तो ही सेड, कंजंक्शन हमने लगाया दैट ही वॉज वेरी बिजी। एम की जगह अब ये टेंस बदल गया है पास्ट इंडेफिनिट, तो हमने यूज़ किया है वॉज। कुछ और चेंजेस भी होते हैं जो निकटता प्रदर्शित वाले निकटता दिखाने वाले शब्द होते हैं, वो दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। जैसे टुडे विल चेंज इनटू दैट डे, yesterday will change into the day before, tomorrow the following day। is और am है वो was में बदल जाएंगे। was were had been में हमने पढ़ा था ना कि past indefinite will change into past perfect। इसी तरह से did had में बदलेगा, will shall would में बदलेगा, can will change into could, must had to में, ago before, this that, these will change into those, last will change into the previous, are will change into were, may will change into might, now, then, today will change into that day, it will change into that, और next will change into the following day। इस तरह से ये चेंजेस होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्रोनाउंस में क्या चेंज होता है। बच्चों, सबसे पहले हम ये एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ। लाइक इसमें अब आप अच्छे से पहचान गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है इसमें? शी सेड।
रिपोर्टिंग वर्ब है शी सेड, यानी ये पास्ट टेंस में है। अब पास्ट टेंस में है तो पूरे चेंजेस अब इसमें हो जाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच में पूरे चेंजेस होंगे। सबसे पहला चेंज हमको पढ़ना है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का। तो इसमें सब्जेक्ट इसमें क्या है रिपोर्टेड स्पीच का? फर्स्ट पर्सन है आई, तो फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो आई किसके अनुसार बदलेगा? शी के अनुसार, यानी आई अब चेंज हो जाएगा, शी थर्ड पर्सन में बदल जाएगा। तो अब ये बनेगा शी सेड दैट शी सोल्ड हर कार हरसेल्फ, यानी आई चेंज हुआ शी में, माई पॉजेसिव केस विल चेंज इनटू हर और माई सेल्फ विल चेंज इनटू हर सेल्फ। ये आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, लाइक ही सेड टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट। आप नीचे देख रहे हैं ये सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो जो इसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो यू है वो किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी यानी आई, तो ये चेंज होगा ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। तो हम ये सीख लेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि यू है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यदि सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों एक आपको याद रखना स्पेलिंग SON, यानी सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है तो दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और अगर सेकंड पर्सन है दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन है तो N मीन्स नो चेंज। ये आप थोड़े ये चीज़ें याद रखेंगे। अगर हमारा डायरेक्ट नरेशन में अगर क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला क्वेश्चन है, जैसे डू से बने, डज से बने, वॉज से बन रहा है या वर से बन रहा है, तो इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होती है उसको आस्क्ड में बदल देते हैं, और जो कंजंक्शन अभी तक हम दैट लिख रहे थे यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़, और बाकी परिवर्तन जो हमने पहले सीखे हैं उन्हें हम करेंगे। तो ये बन जाएगा शी आस्क्ड इफ़ आई न्यू हर। पहले क्वेश्चन था तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे लगाया था, अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा, तो इसको हम सिंपल सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरह लिखेंगे। तो बच्चों ये जान गए कि जहाँ पर सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम पहचान लेंगे कि क्वेश्चन है ये, और अगर वो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बना है तो इसमें कंजंक्शन के रूप में हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन WH वर्ड से है तो WH वर्ड में क्या होता है, जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क को ओमिट कर दिया जाता है और कंजंक्शन के रूप में WH वर्ड को ही लिखा जाता है। हमारे पास एग्जाम्पल है, फराज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हेन डज शी कम हियर। फराज ने कहा कि वो कब आई। अब ये क्वेश्चन है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह क्या हो जाएगा? आस्क्ड। फराज आस्क्ड, और जो WH वर्ड है वो इसका कंजंक्शन हो जाएगा व्हेन शी केम। पहले हियर था तो अब ये दूरी प्रदर्शित करने वाला शब्द हो जाएगा देयर। फराज आस्क्ड व्हेन शी केम देयर। कम विल चेंज इनटू केम, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट था विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद कुछ और हम इम्पेरेटिव सेंटेंस देंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब जो आदेश वाले वाक्य होते हैं, जैसे शी सेड गेट आउट ऑफ माई वे। शी सेड गेट आउट ऑफ माई वे, तो ये क्या है? आदेशात्मक वाक्य है। तो इसमें सेड को हम जिस तरह की फीलिंग होगी उसके अनुसार, अगर एडवाइस दी है तो एडवाइस लिख देंगे, कमांड दी जाएगी तो कमांड लिख देंगे, ऑर्डर्ड अगर ऑर्डर दिया जाएगा तो ऑर्डर्ड लिखेंगे। यहाँ पे हमने सिंपल सेड को बदल दिया है टोल्ड में। शी टोल्ड मी, माई है तो माई से हमको सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया मी,
और इसमें कंजंक्शन के रूप में हम टू का प्रयोग करते हैं। शी टोल्ड मी टू गेट आउट ऑफ हिज वे। इस तरह से बच्चों हमने अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को देखा और सबसे बड़ी बात है कि हमने ये पहचाना कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। मान लीजिए यही सेंटेंस हमारे सामने है, शी सेड गेट आउट ऑफ माई वे, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है शी सेड और रिपोर्टेड स्पीच है गेट आउट ऑफ माई वे। अब बच्चों जो हमने नरेशन पढ़ा तो उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले उसके इंस्ट्रक्शंस को हम अच्छे से जान लें। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड अंडरलाइन द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उनको हमें ध्यान से पढ़ना है और जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हमें अंडरलाइन करना है। मैं सेंटेंसेस को वन बाय वन पढ़ती हूँ, आप अपनी कॉपी में रिपोर्टिंग वर्ब को लिखते, इन सेंटेंसेस को लिखिए और अंडरलाइन करते जाइए। Number 1, he says that he will enjoy the ride. Number 2, father mentioned that he was going on a holiday. Number 3, no one told us that the shop was closed. Number 4, I wondered why he was screaming. Number 5, he answered that the price would go up. Number 6, Ben told her to wake him up. Last sentence, number 7, Ratan apologized for coming late to the party. आपको अब इसमें एक आइडिया हो गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। आप उनको अंडरलाइन करिए। देखिए हम आंसर चेक करते हैं एंड द आंसर्स आर सेज। फर्स्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, सेकंड सेंटेंस में है मेंशन्ड, थर्ड सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब इज टोल्ड, नंबर 4 सेंटेंस वंडर्ड, नंबर 5 सेंटेंस आंसर्ड, नंबर 6 टोल्ड और नंबर 7 में रिपोर्टिंग वर्ब है अपोलोजाइज। तो देखिए जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि हमको रिपोर्टिंग वर्ब को पहचान कर अंडरलाइन करना है, तो हमने उसको पहचाना और अंडरलाइन किया है। इसके नीचे हमने एक लाइन खींच दी है। एक और एक्सरसाइज देखते हैं, इसका भी इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं। सम वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग आर गिवन इन द बॉक्स। ये जो सामने बॉक्स है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब दी गई हैं। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको अप्रोप्रिएट यानी जो उचित वर्ब हैं उनको चुनना है और सेंटेंस में जो खाली स्थान है उसमें हमें भरना है। ये वर्ब्स हैं वर कंप्लेनिंग, शाउटेड, रिप्लाइड, रिमार्क, ऑर्डर्ड एंड सजेस्टेड। और हमारे पास सेंटेंस है आई एम नॉट अफ्रेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड ब्लैंक द वुमेन। नेक्स्ट सेंटेंस है inverted comma begins leave me alone inverted comma closed my mother fill in the blanks. The children blank that the roads were crowded and noisy. Number 4 inverted comma begins perhaps he isn't a bad sort of chap after all inverted comma closed blank space the master. Number 5 let's go and look at the school ground inverted comma closed blank space the sports teacher. Number 6 the traffic police blank space all the passers by to keep off the road. तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस पढ़े और इसके बाद जो ये वर्ब्स दी गई हैं उनको हम ब्लैंक स्पेस में फिल करते हैं एंड द आंसर्स आर आई एम नॉट अफ्रेड रिप्लाइड द वुमेन। तो इसमें पहले स्पेस में क्या आएगा रिप्लाइड। लीव मी अलोन माई मदर शाउटेड। The children were complaining that the roads were crowded and noisy. Perhaps he isn't a bad sort of chap after all, remarked the master. Let's go and look at the school ground, suggested the sports teacher. बच्चों जहाँ पर let's इस तरह से कोई सेंटेंस शुरू हो तो आप उसको उसमें हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब आती है suggested. The traffic police ordered all the passers by to keep off the road. तो बच्चों इस तरह से आज हमने सीखा कि नरेशन क्या होता है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। इसके अलावा हमने द लिटिल गर्ल जो एक बहुत प्यारी सी बच्ची की कहानी है उसको हमने पढ़ा और उसके दादी मम्मी और पापा के बारे में जाना कि किस तरह से वो बच्ची पहले अपने फादर से डरती है, आखिर में वो उसको पता लगता है कि उसके पापा उसको बहुत प्यार करते हैं तो वो उनको बहुत पसंद करने लगती है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा।